हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और डियर सहारा डेजर्ट में 50 साल की सबसे बड़ी बाढ़ देखने को मिली। और जस्ट इमेजिन कि वर्ल्ड का सबसे डेजर्टिफाइड एरिया, वो क्षेत्र जो एक सबसे बड़ा मरुस्थल ये संज्ञा लिए हुए है, डियर आपको पता चलेगा कि इस एरिया में 50 वर्षों की सबसे बड़ी फ्लड देखने को मिली। और इवन कंडीशन तो ये थी कि वो एरिया जहां डेजर्ट सफारी के लिए गाड़ियों को लाया गया था, वो गाड़ियां आज के समय लोगों को तालाब दिखा रही हैं, लेक्स और पॉन्ड दिखा रही हैं और ऐसे मडी प्लेस दिखा रही हैं जिनका निर्माण कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में होता है जहां आपको औसतन ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है, एवरेज एनुअल रेनफॉल हायर देखने को मिलती है। वेलकम, सहारा डेजर्ट में फ्लड आई है, बट हम चर्चा करेंगे इसके बारे में इन डेप्थ के व्हाई देयर इज फ्लड इन सहारा। और वेट अ मिनट, सहारा में क्या यह केवल बाढ़ है? तो ध्यान से देखिए पीछे दी हुई खबर को। नासा ने आज से कुछ समय पहले ही यह बताया था कि सहारा इज बिकमिंग ग्रीन, सहारा हरा हो रहा है, वनस्पतियां उग रही हैं और यह मरुस्थल जो है वो समय के साथ श्रिंक होता जा रहा है। बट कहानी यहां तक सीमित रहती तो शायद हम इसका ऑप्शनल की दृष्टि से अध्ययन ना कर रहे होते। जरा ध्यान से देखिए, इससे पहले की भी कई न्यूज़ेस हैं जहां बताया गया कि सहारा डेजर्ट हरा हो रहा है, यहां पर ग्रासेस और वेजिटेशन ग्रो हो रहा है। बट जैसा मैंने कहा, देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट सहारा। वेलकम, नई डिस्कवरी हुई थी रॉक पेंटिंग्स में, गुफाओं में ऐसे चित्र मिले जहां यह बताया गया कि सहारा के एरिया में 4000 ईयर्स अगो पूरा का पूरा एरिया वाज ग्रीन, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हरा हुआ करता था। यहां पर रॉक पेंटिंग्स में दर्शाया गया है, केव्स के अंदर जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसमें यह दर्शाया गया है कि यहां पर मवेशी रहा करते थे और इस स्थान पर इवन जो है वो बहुत सारी एग्रीकल्चर जो आप कह सकते हैं स्ट्रेंथ है वो देखने को मिलती है। यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं ऐसे साक्ष्य भी हैं जहां यह दिख रहा है कि बड़े आकार के मवेशी यहां रह रहे हैं और लोग एग्जैक्टली कृषि तो नहीं, बट जो भूमि दर्शाई गई है वो लग रहा है कि वो कृषि योग्य थी। यहां पे एग्रीकल्चर भी पॉसिबल हो सकता था उस समय। यानी कि सहारा अपने आप में आज से कुछ समय पहले पूरी तरह से ग्रीन था, आज के समय डेजर्टिफाइड है। और डियर, जिस चीज को हम नाम दे रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये कहीं ना कहीं नेचुरली अकरिंग प्रोसेस भी है। यहां मैं क्लियर कर दूं कि इसके हमारे पास प्रॉपर ज्योग्राफिकल एविडेंसेस हैं दैट अर्थ के सेवरल प्लेसेस, अगर आपने भूगोल पर चर्चा के प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो मैंने चर्चा करी है, साइबेरिया एक समय पर पूरी तरह से ग्रीन हुआ करता था। आज के समय ये प्लेस जो है वो हमें ठंडा दिखाई देगा और आज आपको सहारा हो या साइबेरिया ये ग्रीन होता हुआ दिख रहा है। नेचुरल साइकिल है जहां मैंने चर्चा करी थी हिमयुग और अंतरा हिमयुग की, ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन की। बट आज हम चर्चा करेंगे मिलानकोविच साइकिल की, एक ऐसी साइकिल जो पूरे अर्थ में जो क्लाइमेटिक चेंजेस है उसे ट्रिगर करती है। काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्लास। मेक श्योर जो सेक्शन हम देख रहे हैं ये ज्योग्राफी ऑप्शनल से ओवरलैप करता है और अगर आप इसी प्रकार से ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं। आप इजिली इन क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। और जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेक्शन है, ये जो ऑप्शनल है, ये अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शंस में से एक है, सबसे ज्यादा रोचक ऑप्शंस में से एक है। माउंटेन्स हो, लेक्स हो, वोल्केनोज हो, इनका फॉर्मेशन हो या ह्यूमन ज्योग्राफी हो, कहां इंसान रहता है, क्यों इंसान उसी स्थान पर रहता है, क्या रीजन है, क्या कनेक्शन है ज्योग्राफी का टेररिज्म के साथ, क्या कनेक्शन है आपके कल्चर का आपके भूगोल के साथ, जो चीजें आप प्रैक्टिस करते आए हैं वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से बिलोंग करती हैं। इन सारी चीजों का एक प्रॉपर कनेक्शन आपको दिखाई देगा ज्योग्राफी ऑप्शनल में। अगर आप मेरे साथ इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेशक अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बैचेस स्टार्ट हैं, क्लासेस इनमें स्टार्ट हो चुकी हैं, आप मेरे साथ इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो हम अपनी चर्चा पर जरा वापस आते हैं और समझने का यह प्रयास करते हैं कि एग्जैक्टली ये हो क्यों रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल,
यहां पीछे दिया हुआ जो नक्शा आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट जो लेक्चर था मैंने उसमें डिस्कशन करा था कि डियर ये नक्शा ऐसा ही नहीं था, ये कॉन्टिनेंट शिफ्ट हुए हैं। यानी कि हमारे अर्थ के जो एरियाज हैं वो गर्म प्लेस फिक्स है, यानी कि किन स्थानों पर गर्मी पड़ेगी ये फिक्स है, और किन स्थानों पर आपको टेम्परेचर कम दिखाई देगा ये भी फिक्स है। पर क्या फिक्स नहीं है? तो डियर शॉकिंगली फिक्स नहीं है कि ये प्लेस इसी स्थान पर रहेगा। ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होते हैं, अपनी जगह से विस्थापित होते हैं। अब मान लीजिए कि भारत आज के समय यहां है, तो आज से कुछ वर्षों पहले भारत इस स्थान पर था। वो महाराष्ट्र जहां आज आपको एवरेज एनुअल टेम्परेचर हाइयर मिलता है, उस प्लेस पे, उस महाराष्ट्र पे एक समय पर आइस एज था। हमारे पास एविडेंसेस हैं कि कोल्हापुर का एरिया हो, महाराष्ट्र में नासिक का एरिया हो, ये सारे प्लेसेस हो, इनमें आपको प्रॉपर ग्लेशिएशन का एविडेंस मिलता है। यह भी हमने लास्ट क्लास में जान रखा है। अब जरा इस बात को समझें कि सहारा कैसे ग्रीन बेल्ट में चेंज हो रहा है। जरा इससे ध्यान से देखेंगे तो आप एक बात नोटिस कर पाएंगे कि यह वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्टिफाइड एरिया है। अगर मैं इसके फॉर्मेशन की बात करूं तो एक सिंपल वर्ड्स में मुझे समझाना हो विद इन अ मिनट कि इस एरिया में डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ क्यों है, तो कुछ शब्दों में बोलूं तो किसी भी स्थान पे डेजर्ट है वो तब होगा जब वहां कुछ उगे नहीं, अर्थात वहां किसी भी प्रकार की वनस्पति ना हो। और कब वनस्पति नहीं होगी? तब जब बारिश नहीं होगी। अर्थात सहारा के एरिया में बारिश नहीं होती, इस कारण ये डेजर्ट है। वेयर नथिंग कैन ग्रो इज कॉल्ड डेजर्ट। अब यहां कुछ ग्रो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बारिश नहीं हो रही। और बारिश क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहां पर वेस्टर्ली ट्रेड विंड का इंफ्लुएंस है और यह एरिया एक प्रेशर, हाई प्रेशर बेल्ट पे आता है। हवा यहां नीचे की ओर बढ़ रही है, यानी कि सहारा के मरुस्थल में हवा नीचे गिरती है। और जब भी कभी डाउनवर्ड ड्रिफ्ट होता है हवा का, यानी कि हवा जिस स्थान से आपको नीचे गिरती हुई दिखाई देगी, आपको उस स्थान पर डेजर्ट का फॉर्मेशन दिखाएगा, क्योंकि यहां मेघ नहीं बनते और बारिश नहीं होती। चर्चा करेंगे कभी किसी और क्लास में कि एग्जैक्टली ये फॉर्मेशन है क्या। बट इस बात को नोटिस करें कि जो अटाबाई सर्वेक्षण रिपोर्ट थी, इसमें यह बताया गया था कि जिन केव्स की मैंने चर्चा करी, उन केव्स में आज भी आपको रॉक पेंटिंग्स दिखाई देती हैं और यहां पर शुष्क क्षेत्र नहीं था, जीवन था। इसके एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब एक बात तो तय है कि अर्थ में एक साइकिल चलती है, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। ध्यान से समझिएगा, अर्थ पे एक साइकिल रन होती है जिसे हम कहते हैं ग्लेशिएशन डीग्लेशिएशन की साइकिल। अर्थात एक टाइम पर अर्थ इस प्रकार से एक स्नोबॉल होगी, अर्थ अपने आप को इवॉल्व करेगी, इवॉल्व करते हुए अर्थ एक फायरबॉल में चेंज हो जाएगी। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। अर्थ अपने आप को इसी मैनर में ट्रिगर करती है। यह आइस मेल्ट होगी और इस आइस के मेल्ट होते होते सारा जो वेट है ये प्लेट्स में, ओशनिक प्लेट्स में ट्रांसफर होगा। ओशनिक प्लेट्स इसे अपने मैग्मा चेंबर्स में ट्रांसफर करेंगी, बहुत सारी अदर घटनाएं होंगी और फिर मैग्मा का अगेन इरप्शन होगा। यह ग्लेशिएशन और डीग्लेशिएशन की साइकिल है। इसका सहारा के ग्रीन होने के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, पर आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जरूरी है कि एक साइकिल तो यह चलती है जहां पर मिलियंस ऑफ ईयर्स में, यानी कि 10 लाख से 20 लाख साल के बीच में अर्थ इस एक साइकिल को पूरा करती है, अपने सारी स्पीशीज को खत्म करती है और नई स्पीशीज को जन्म देती है। एक पॉइंट क्लियर है कि भाई अर्थ इस प्रकार के डायमेंशंस अपने अंदर लिए हुए है। यह अर्थ की एक नेचुरल प्रोसेस है। अब एक सेकंड प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस प्रोसेस को डिस्कवर करा था साइबेरिया के क्षेत्र में रहने वाले एक वैज्ञानिक ने, जिनका नाम था मिलानकोविच। और मिलानकोविच ने एक बात बताई कि भाई एक चीज तो तय है कि पृथ्वी पर हिमयुग आता है, आइस एज आती है और अर्थ स्नोबॉल से फायरबॉल में और फायरबॉल से स्नोबॉल में चेंज होती है। लेकिन इन्होंने यह कहा कि रुकिए और जरा गौर करिए इस बात पर कि अर्थ जब सन का चक्कर लगाती है तो क्या अर्थ सिर्फ अपने ही एक्सिस पर घूम रही होती है? क्या अर्थ सिर्फ सन के अराउंड घूम रही होती है? या जिस पाथ पर अर्थ
सन को रोटेट कर रही है उस पाथ को भी चेंज करती है। यहां पर मिलानकोविच ने अपनी जो सिद्धांत था उसमें इस बात को प्रपोज करा कि अर्थ पर जो सन का रेडिएशन आता है, इस सन के रेडिएशन में माइनर चेंजेस होते रहते हैं, और ये जो माइनर चेंजेस हैं ये अर्थ में लंबे ड्यूरेशन में जो रेनफॉल का पैटर्न है उसे चेंज करते हैं। यानी कि अर्थ की जो लोकेशन है जिससे सन के अराउंड अर्थ रोटेट करती है, उस लोकेशनल पाथ में भी टाइम के साथ चेंज आता है। और इनका यह अनुमान था, इनका यह गणित था कि लगभग 41,000 वर्षों में, 41,000 ईयर्स में अर्थ के इस पैटर्न में इतना चेंज आ जाता है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स में जो महाद्वीपों पर स्थित जो हिमनद का एरिया है, यानी कि ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन है, या फिर जो अर्थ में आपको डेजर्ट की लोकेशन है यानी कि मरुस्थलों का क्षेत्र है, इनमें एक सिग्निफिकेंट चेंज हमें दिखने लगता है। अर्थात अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो अर्थ का जो टेंजेंशियल एरिया है, यानी कि वो प्लेस जहां पर अर्थ के ऊपर पैरेलल रेस पड़ रही हैं और परपेंडिकुलर रेस पड़ रही हैं, यानी कि सीधी किरणें सूर्य की पड़ रही हैं, ये आपको अर्थ दिखाई देगी और ये आपको सन दिखाई देगा। यहां पर इन लोकेशंस में आपको चेंजेस दिखाई देंगे। वाई? बिकॉज जिस पाथ पे अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड, वो पाथ भी अर्थ चेंज करती है, और ये एक बड़े फॉर्मेट में हमें देखने को मिलता है नियर अबाउट 41,000 ईयर्स में। 41,000 वर्षों में जो रेडिएशन है उसके डायमेंशंस इतने चेंज हो जाते हैं कि वो हमें जमीन पर दिखने लगे। यह कहना था डॉक्टर मिलानकोविच का। यानी कि अर्थ के चक्कर लगाने से पृथ्वी पर जो वर्षा का पैटर्न है यह प्रभावित होता है। यह स्टेटमेंट दिया गया था मिलानकोविच के द्वारा। लेकिन अब जरा रुकिए, साइंटिस्ट का यह कहना था कि डियर मिलानकोविच, यू आर राइट। ठीक है, यह मान लेते हैं कि अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड, मान लेते हैं कि अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड, तब भी हमें एविडेंसेस तो ये मिलते हैं कि अर्थ में जो क्वाटरनरी एरा है, अर्थात जो फोर्थ हम जिस एरा को कहते हैं, क्वाटरनरी एरा में जो हमें हिमयुग देखने को मिला था, यह हिमयुग तो हमें 1,00,000 वर्षों का देखने को मिला था। यानी कि 1,00,000 वर्ष की साइकिल में हमें यह हिमयुग देखने को मिला था। यानी कि कहीं ना कहीं मिलानकोविच की बात में हमें सत्यता तो दिखती है कि भाई अर्थ के रोटेशन से या फिर अर्थ के जिस एंगल में इंक्लाइनेशन है उससे अर्थ के हिमयुग पर प्रभाव आता है, बट हमारे पास इसके प्रॉपर एविडेंसेस नहीं थे, क्योंकि हमें लास्ट जो आइस एज देखने को मिला था उससे मिलानकोविच की बात कोइंसाइड नहीं हो रही थी। यानी कि वो रिपीटिशन हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। और यहीं पर एक ट्रिमेंडस डिस्कवरी होती है। ट्रिमेंडस डिस्कवरी इस बात की कि भाई मिलानकोविच ने तो यह कहा था कि भाई अर्थ पे आइस एज का ट्रिगरिंग 41 इयर्स की साइकिल में होता है, बट द शॉकिंग थिंग इज कि रियलिटी में अगर मैं आपसे कहूं तो यह कुछ आपको दिखाई देगा इस तरीके से। इसे हम साउथ अमेरिका कहते हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज नॉर्थ अमेरिका, जिसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं डियर, दिस इज कॉल्ड एज कैनेडियन शील्ड। और ये जो पोर्शन है ये आपको दिखाई देगा वो एरिया जहां कैलिफोर्निया सिचुएटेड है। इसी तरीके से यहां आएंगे तो यहां आपको अफ्रीका दिखाई देगा, एक डेजर्टिफाइड एरिया को लिए हुए जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही ये पेनिनसुलर एरिया, अरब का प्रायद्वीप वाला क्षेत्र, दिस इज प्रायद्वीपीय भारत अर्थात हमारा ग्रेट इंडिया। साथ ही ये पोर्शन साउथ ईस्ट एशिया का, दिस इज कोरियन पेनिनसुला, दिस साइड इज कामचटका का एरिया, ये साइबेरियन पोर्शन। इसी तरीके से देखेंगे तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई देता है दिस इज कॉल्ड एज ग्रीस। सेकेंडली आप मूव करोगे तो ये इटली का एरिया है। यहां से चलते हुए जाएंगे तो दिस एरिया इज कॉल्ड एज स्कैंडिनेवियन नेशंस। मोटे मोटे तौर पर हमारा जो वर्ल्ड है वो कुछ इसी प्रकार से दिखाई पड़ता है। फाइन, दिस एरिया इज कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलिया। अब जरा इस बात को देखें, ये जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ता है, इस पोर्शन में मिलानकोविच का जो सिद्धांत है ये शॉकिंगली कहीं कहीं बिल्कुल फिट बैठता हुआ दिखता है। भले ही टाइम ड्यूरेशन फिक्स ना हो,
लेकिन मिलानकोविच की बात बिल्कुल सत्य थी। हिमयुग पूरी पृथ्वी पर एक साथ आएगा, ये ग्लेशिएशन डीग्लेशिएशन से रिलेटेड है, लेकिन अर्थ के कुछ हिस्से समय के साथ ज्यादा ठंडे होंगे और कुछ हिस्से टाइम के साथ ज्यादा तेजी से गर्म होंगे। यह है मिनी आइस एज की साइकिल जो डिस्कवर करी थी बेसिकली मिलानकोविच ने, और उन्होंने बताया कि कुछ प्लेसेस को जरा नोटिस करिए। अब मैं आपका ध्यान ले देना चाहूंगा ग्रीनलैंड के एरिया पे। ये जो ग्रीनलैंड आपको दिखाई देता है, इसके नाम पर जरा फोकस करिए। कॉन्ट्राडिक्टरी नेम है, विरोधाभासी नाम है। नाम रखा गया है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड है पूरी तरह से स्नो कवर्ड। नाम है ग्रीनलैंड और है पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ। कैसे संभव है? तो डियर, इसके संभव होने का कारण है यही साइकिल का होना। इन्होंने समझाया कि चाहे वो ग्रीनलैंड का एरिया हो, चाहे वो साइबेरिया का पोर्शन हो, या फिर हमें जो मिड ट्रॉपिकल एरियाज हैं ये वाले क्षेत्र हों, इन सभी क्षेत्रों में टाइम के साथ रेनफॉल के पैटर्न में और टेम्परेचर के पैटर्न में चेंज दिखाई देता है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल, इसके पैटर्न में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। कुछ जगहों पर ज्यादा वर्षा होती है, कुछ स्थानों पर कम वर्षा होती है, और यह वर्षा का पैटर्न इसीलिए चेंज होता है बिकॉज अर्थ का जो रोटेशनल पाथ है ये टाइम के साथ ओवल पाथ चेंज हो जाता है, और ये चेंजेस रेनफॉल के पैटर्न में चेंज ला देते हैं। रेनफॉल के पैटर्न में जब चेंज आएगा तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भाई कौन सा एरिया डेजर्ट है, विच प्लेस इज कॉल्ड एज डेजर्ट, वेयर नथिंग कैन ग्रो इज कॉल्ड डेजर्ट। जहां कुछ उगता नहीं है उसे मरुस्थल कहते हैं, और उगेगा कब नहीं, जब वर्षा नहीं होगी। और वर्षा का जो पैटर्न है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर डिपेंड इस बात पर करेगा कि सन से आने वाली रेज किस एंगल पर पड़ रही हैं। अगर ये रेज कुछ इस तरीके से पड़े कि भाई ये हमारी मदर अर्थ है, इसके इस पोर्शन में अगर परपेंडिकुलर रेज पड़ती हैं तो यहां टेम्परेचर ज्यादा है, और यही रेज अगर हमें इस स्थान पर पड़ती हुई दिखाई देंगी तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये इंक्लाइंड है। और यही रीजन है कि चूंकि ये 90 डिग्री नहीं है, आपको यहां टेम्परेचर कम दिखेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये प्लेसेस तो फिक्स है, लेकिन अर्थ का ये इंक्लाइनेशन, जिस एंगल पर ये सारी कुछ चीजें हो रही हैं, ये चेंज हो जाता है। और ये जो इंक्लाइनेशन है, जब ये चेंज होगा तब आपको दिखाई देगा कि एंगल्स बदल जाएंगे। अब चूंकि एंगल्स बदल रहे हैं, आपको 50-60 ईयर्स में या 10-20 ईयर्स में भी आइस एज की छोटी छोटी साइकिल्स अलग अलग एरियाज में ट्रिगर होती हुई दिखाई देंगी। रेनफॉल का पैटर्न चेंज होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि केवल इतना कहना कि भाई सहारा का डेजर्ट बेसिकली ग्रीन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ज्योग्राफी देखें तो ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस है, ये होता रहता है। पर इसमें प्रॉब्लमेटिक क्या है? क्या हम ये कह दें कि भाई ये तो नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है, सामान्य होने वाली घटना है, और चूंकि ये सामान्य होने वाली घटना है इसीलिए हमें पर्यावरण का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट की आवश्यकता नहीं है? डियर, ये एक टिपिकली रॉन्ग आंसर होगा। कारण पता है क्या है? कारण ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि भाई ये नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है, तो फिर इस स्पीड को इंटेंसिफाई हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड ही करती है। यानी नो डाउट के इस एरिया में ये घटना होनी थी, पर यह घटना इतने जल्दी होगी यह आवश्यक नहीं है। इसकी इंटेंसिटी इतनी फास्ट होगी यह जरूरी नहीं है। 50 वर्षों में अगर बारिश हुई तो उस बारिश से फ्लड आना था, यह जरूरी नहीं था। शायद बारिश होना लिखा था या फिर बारिश होना एक ज्योग्राफिकल प्रोसेस थी, तो उसकी इंटेंसिटी लो होनी थी। उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाकर उसे एक आपदा हमने बनाया है बाय इमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस गैसेस।
अब यह बात भी ठीक है, मान लेते हैं कि अर्थ के रोटेशनल पाथ में कुछ माइनर चेंजेस के कारण जो मिलानकोविच है उनकी साइकिल का ट्रिगर होना, ये एक हाइपोथेसिस ही सही, एक कल्पना ही सही, बट इसमें हमें चेंजेस तो दिखते हैं। अब सेकंड बात यह आती है कि भाई हमें कैसे पता कि ये चीजें हो रही हैं। फाइन, अब इस बात को समझिए। इस बात का आंसर आपको दिखाई देगा इस स्थिति में। इसे कहा जाता है MWP, अर्थात मिडेवल टाइम का वार्म पीरियड। आप शॉक्ड रह जाएंगे इस बात को देखकर कि आइस एज हम अभी भी फील कर सकते हैं और इंटरग्लेशिएशन आज भी आप फील कर सकते हैं। कैसे? तो एक सिंपल सी बात मैं आपको कहूं तो जो लगभग 800 से 1200 एडी का टाइम है, एडी का मतलब है कॉमन एरा का टाइम है, इस समय पर आपको एक बात समझ में आएगी कि अर्थ जो है वो गर्म थी। फाइन, मतलब टेम्परेचर अर्थ का ऑन एन एवरेज बढ़ रहा था। ओके, इसके बाद आपको यह जो समय दिखेगा 1200 से 1850 के बीच का, इस समय टाइम के साथ अर्थ का टेम्परेचर कम होने लगा, घटने लगा, और 1850 के बाद से फिर से ऑन एन एवरेज अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया। यह पूरी तरह से सारे एरियाज में फिक्स नहीं था, लेकिन हां ऑन एन एवरेज का इंक्लाइनेशन आपको देखने को मिलता है। औसतन आपको तापमान में कमी या वृद्धि देखने को मिलती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आपको सीधा सीधा दिखाई देगा जो इस एरिया में वाइकिंग्स थे। वाइकिंग्स इस क्षेत्र में रहने वाले बेसिकली आक्रमण के थ्रू पहुंचे थे, बट यस राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो इस एरिया में वाइकिंग्स का राज हुआ करता था। लगभग 1000 वर्षों तक वाइकिंग्स ने इस क्षेत्र पर राज करा और अचानक से 4-5 वर्षों में ही ये इस क्षेत्र को छोड़कर चले गए थे। रीजन सिंपल है कि एक लंबे समय अंतराल तक क्षेत्र पर राज करने के बाद भी सडनली क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं और एरिया ठंडा होना शुरू हो जाता है। ग्रीन पोर्शन, मतलब खासकर ये जो एरिया आपको दिखाई देता है इसका निचला भाग, ये पोर्शन जहां कहीं ग्रीन हुआ करता था, सडनली ये व्हाइट स्नो से कवर होना प्रारंभ कर देता है। यानी कि एक घटना है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि अर्थ पे एक बड़ी साइकिल रन हो रही है। इस साइकिल को कहा जाता है हिमयुग अंतरा हिमयुग की साइकिल। हिमयुग व अंतरा हिमयुग की साइकिल। अब इस साइकिल के बीच में नई नई स्पीशीज आ रही हैं। इसी के अंदर आपको एक और साइकिल दिखती है जो मिनी आइस एज की साइकिल है, जहां आप देखोगे कि क्षेत्रीय स्तर पर टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। दिस इज कॉल्ड एज मिनी आइस एज। ओके, और इसी के अंदर आपको एक और साइकिल दिखाई देगी जहां मिनी आइस एज का भी माइनर रूप आपको देखने को मिलेगा, और ये जो साइकिल होगी ये साइकिल कुछ 100 वर्षों में भी अपना परिणाम दिखा पाएगी। ये लोकल आइस एज है। इसमें सारी ही स्थितियों में आपको अर्थ में चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये तीनों ही साइकिल्स अपने अपने स्तर पर अर्थ में चेंजेस लाती हैं। अर्थ गोइंग टू बी चेंज। अब हम इस आइस एज से इस आइस एज और इस आइस एज, इन सारी ही चीजों से गुजरते रहते हैं। एक शॉर्टर ड्यूरेशन में इतनी गूढ़ जानकारी को ला पाना थोड़ा टफ होता है। आई नो, इसे डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा कठिन होगा, आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न भी आएंगे, पर जब डिटेल में हम इसे क्लासेस में डिस्कस करते हैं, खासकर जब 3R की फुल फ्लेज क्लास होती है, केवल मिलानकोविच साइकिल को समझना, इसके एविडेंसेस को देखना, इसके वेजिटेटिव एविडेंसेस को देखना, इसके रिलेटेबल कंसेप्ट्स को समझना, ये जब एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप समझते हैं तो ये खासा जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न हो, आप बेशक मुझसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें, अभिनव बोहरे ज्योग्राफी।
इस नाम से आपको मेरा टेलीग्राम दिखाई देगा भाई, और आपको सेम इमेज के साथ टेलीग्राम चैनल दिखेगा। आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और अगर आपके दिमाग में इससे जुड़े हुए कोई प्रश्न है तो आप मुझसे उन प्रश्नों पर भी चर्चा कर सकते हैं। ऑप्शनल बैचेस, जैसा मैंने बताया, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और मैं आप सभी का वेट कर रहा हूं। एक अच्छी जर्नी, एक सबसे इंटरेस्टिंग जर्नी मैं आप सभी को मैं देखना चाहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में इसी प्रकार के किसी टॉपिक के साथ। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।